नमस्कार। आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो आपका रहेगा पॉलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको यूपीएसआई सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह है, जो कि टॉपिक टू टॉपिक है, यानी कि जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित और तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर जैसी जो प्रमुख संस्थाएं हैं, इस तरह के कई टॉपिक कवर किए गए हैं इन 250 पीडीएफ के संग्रह में। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन है आपके पास अधिक अनुकूलशीलता, दूसरा दृढ़ राज्य, तीसरा जनता द्वारा अधिक सहभागिता, या फिर सत्तावाद की कम संभावनाएं। आपको बता दें कि शासन की जो एकात्मक पद्धति का लाभ है वह है दृढ़ राज्य। अब दृढ़ राज्य कैसे है, तो देखिए शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि है। एक तो आपको यह याद रखना है कि जो केंद्र है वह शासन की एकात्मक पद्धति में सर्वोपरि है, जो कि राज्य और राष्ट्र दोनों को क्या करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। जो केंद्र ही है जो राज्य और राष्ट्र दोनों को क्या करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृढ़ राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना। ऑप्शन है आपके पास 21 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930 या फिर 26 नवंबर 1949। आपको बता दें कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 नवंबर 1949 को बना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, जैसा कि आपने ऑप्शन में देखा, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका तथा जो प्रस्तावना है इसको 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया, अधिनियम एवं आत्मसमर्पित किया गया था। अधिनियमित और क्या किया गया था, आत्मसमर्पित किया गया था। जिस समय संविधान के जो कुछ अनुच्छेद है उन्हें तात्कालिक ही लागू किया गया था, यानी कि जब यह लागू किया गया था, संपूर्ण संप्रभुता लोकतंत्र बना गया था, उस समय क्या हुआ था कि तत्काल लागू किए गए थे कुछ संविधान, और जो शेष बचे हुए संविधान थे वह 26 जनवरी 1949 को लागू किए गए थे। आपको याद रखना है कि जब संप्रभु कब बना था, तो 26 नवंबर 1949, और पूर्ण जो संविधान जो बचा हुआ था वह कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1956 में राज्य का पुनर्गठन किसने किया था। 1956 में, तो ऑप्शन है आपके पास 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 राज्य क्षेत्र बने, और 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। आपको बता दें कि 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था, उसे करने से 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य बने थे। आइए देखते हैं वह कौन कौन से थे। प्रश्न के अनुसार 1956 में राज्यों का पुनर्गठन, जिसमें 14 क्रमशः कौन से थे, तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर थे। और जो 6 संघ थे वह कौन से थे, तो वह दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने थे। तो आपको याद रखना है कि 14 क्रमशः राज्य थे और 6 संघ राज्य थे। कब हुए थे, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन करने से 14 राज्य, 6 संघ क्रमशः। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन है आपके पास एकात्मक सरकार, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या फिर राष्ट्रपति शासित सरकार। आपको बता दें दोहरी नागरिकता जो है यह संघीय सरकार
की एक विशेषता है। अब देखो संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता, इसके अंतर्गत क्या आ जाए दोहरी, तो इसमें एक को संघ आ जाएगा, एक तो राज्य। दोहरी का मतलब होता है दोनों, यानी कि संघ और राज्य दोनों ही है। अब देखो जैसे कि अमेरिका का जो संघीय सरकार है इसमें दोहरी नागरिकता की ही विशेषता है। तो आपको याद रखना है कि जो दोहरी नागरिकता है यह किसकी विशेषता है, तो यह संघीय राज्य की सरकार है जिसमें संघ और राज्य दोनों ही शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, स्थानीय सरकारें का आधार है। ऑप्शन है आपके पास अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या फिर आरक्षण का। आपको बता दें स्थानीय सरकारों का जो आधार है वह है लोकतंत्र का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। आप सभी चीज़ जानते हैं कि लोकतंत्र तभी बनेगा जब लोगों की सहभागिता होगी, उसे क्या कहा जाता है, लोगों के द्वारा बना गया तंत्र क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गाँवों के जो लोग हैं उनको अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो चाहे वे 1000 गलतियाँ करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह याद रखना है कि स्थानीय सरकारों का जो आधार है तो यह लोकतंत्र का होता है, और लोकतंत्र किससे मिलकर बनता है, तो लोकतंत्र लोगों की सहभागिता से मिलकर ही बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती है। ऑप्शन है आपके पास 2, 3, 5 या फिर 6। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वह 5 है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो 5 प्रकार की क्या रीटें जारी की जाती है। अब देखिए यह क्या है। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीटें जारी की है। जब मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे उसकी स्थिति में यह 5 प्रकार की, जो कि उच्चतम न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है उन्होंने 5 प्रकार की रीटें जारी करने की शक्ति है। वह 5 कौन कौन सी है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रतिष्ठा, और 5वां क्या है आपका उत्प्रेक्षण। यह 5 प्रकार की क्या है, रीटें हैं जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में रीटें जारी की शक्तियां हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्यों माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास नैसर्गिक न्यायालय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तिगत स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन या फिर विधि के समान संरक्षण के अधिकारों का अधिनियम। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्र के अधिकारों का उल्लंघन ही अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य माना जाता है। आइए देखते हैं। अभियुक्त का नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो किसी अपराध के लिए जो अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यह किस अनुच्छेद में कहा, तो 20 के अनुच्छेद 3 के अनुसार कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको नाबारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रण किया गया है। नाबारक नज़रबंदी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है, नियंत्रित किया गया है। धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। आपको बता दें इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें मौलिक अधिकारों को निवारण के लिए नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रण किया जाता है। आइए देखते हैं। जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निवारण नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। जैसा कि आपने प्रश्न में देखा, अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध के उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है जिसके अंतर्गत क्या हुआ, कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, यानी कि कुछ विशेष दशाओं में 3 माह से अधिक भी हो सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। लगभग मतलब 3 भी हो सकता है, 3 माह से अधिक भी हो सकता है। 3 तो होगा ही, या 3 माह से ज़्यादा।
तो क्या किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि जीवन तथा व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को ही निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड। आपको बता दें कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए देखते हैं। भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद याद रखना आपको 36 से 51, और कहाँ से ली गई है, तो एक आयरलैंड से ली गई है। आगे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। आपको याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से क्या किया, समवर्ती सूची ली है, यूएसए से संविधान के मूल अधिकार लिए गए हैं, और कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की उदाहरणा ली गई है। यह क्या हो गई, ये चारों हो गए हैं। तो आपको याद रखना है कि अभी ऑप्शन प्रश्न के अनुसार आयरलैंड से लिए गए हैं क्या, नीति निर्देशक तत्व। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार, स्वेच्छा निर्णय अधिकार को ही विवेकाधिकार कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या प्राप्त है। ऑप्शन है आपके पास वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। आपको बता दें कि भारत के जो राष्ट्रपति है उसे स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो उन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या है, प्राप्त है। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी कि विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। यह आपको ऑप्शन और प्रश्न में देखा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के भाग 1 के प्रावधानों के तहत की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन से अनुच्छेद में है, तो 75 के भाग 1 में यह प्रावधान दिया गया है। आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। किसी प्रश्न में अगर कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।